नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास के अंदर। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था। और आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 का तीसरा वीडियो यानी तीसरी क्लास आज आपके सामने लेके आया हूँ बेटा। कल यानी लास्ट क्लास के अंदर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पढ़ी थी, जिसके बारे में जितना भी मैंने बताया शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमने विभव का अध्ययन किया और एक बिंदुवत आवेश के बारे में, विभव के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि एक बिंदुवत आवेश अगर क्यू आवेश जो था वो कितना विभव उत्पन्न करता है। उसका सूत्र आया था 1/4πε0 Q/R। Q वो चार्ज है और कितनी दूरी पर आता है ये विभव, R दूरी पर ये विभव आता है। जैसे ये कंडीशन थी, Q आवेश कितनी दूरी पर, R दूरी पर, सपोज यहाँ कोई पॉइंट हो सकता है, इस बिंदु P पर इतना विभव पोटेंशियल क्रिएट करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है विभव के मान में कमी होती जाती है, यानी आप आवेश से दूर हटते जाओगे तो विभव घटता जाएगा, आवेश के नज़दीक आते जाओगे तो विभव में वृद्धि होती जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझा दी थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी बताई थी आप लोगों को, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा उसके बारे में, कि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इस पर सदिश का मतलब अदिश राशि, इस दिशा का इसमें कोई रोल नहीं होना। और अदिश है इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व बेटा, अगर धनावेश है तो उसका विभव धनात्मक विभव हो जाएगा KQ/R, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं, वो धनावेश का धनात्मक विभव होगा और ऋणावेश का ऋणात्मक विभव होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर यहाँ पर सदिश राशि अगर होती तो उस दौरान इस प्लस माइनस यानी धनावेश का जो प्लस Q है और ऋणावेश का जो माइनस Q है वो केवल और केवल दिशा को प्रदर्शित करता। ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास के अंदर बता दी थी और नोट के अंदर हम पढ़ रहे थे। और लास्ट में शायद हमने ये बात पढ़ी थी कि माध्यम का भी असर होता है और माध्यम की उपस्थिति में ध्यान रखना, विद्युत बल जिसे हमने कूलाम बल से पढ़ा था, विद्युत बल माध्यम की उपस्थिति में कमज़ोर पड़ जाता है निर्वात की तुलना में, तो विद्युत क्षेत्र भी कमज़ोर पड़ जाता है माध्यम की उपस्थिति में, वो भी किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। उसी प्रकार विद्युत विभव भी निर्वात की तुलना में माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है। यानी अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसा कोई माध्यम उपस्थित है तो उस माध्यम की उपस्थिति में विभव के मान में कमी होगी। कितनी कमी होती है, वो सब में एक जैसे सूत्र आए थे। अगर बल की बात पूछी जाए तो माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है वो निर्वात की उपस्थिति में बल का εR अनुपात हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन, यानी सारे रिलेशन एक जैसे आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह हमें लिख सकता हूँ, विभव जो है वो निर्वात की उपस्थिति में जो विभव है उसको हम V0 लिख सकते हैं, या आप चाहो तो इसको खाली F/εR भी लिख सकते हो, इसको E/εR भी लिख सकते हो और इसको V/εR भी लिखा जा सकता है। ये बातें दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए बार बार इन बातों के बारे में आपको समझाता हूँ, बोलता हूँ, ताकि आपके याद हो जाएं ये परमानेंट। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इसमें, छोटे छोटे प्रश्न भी इनमें से उठ सकते हैं बेटा, तो ये बात आपको ध्यान से सीखनी है, ठीक है। ये निर्वात की उपस्थिति में विद्युत बल, ये विद्युत क्षेत्र और ये विभव। तो कई किताबों में इसको V0 से लिखा होता है, कई बार इसको खाली V से भी लिख देते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि सर यहाँ पर ये क्या लिखा है। ये इन दोनों के प्रदर्शन करने का तरीका है, कई जगह इसको ऐसा लिखा जाता है, कई जगह सीधा इसको नोट न लगाकर सीधे भी लिख दिए जाते हैं इसको। चलिए, अब आज का जो अपना पॉइंट है वो आप हेडिंग डालो, बहुल आवेशों के निकाय के लिए विद्युत विभव की गणना करनी है। यानी मैं आपको क्या दूंगा, बहुत सारे आवेश के एक ऐसा निकाय दूंगा जिसमें बहुत सारे आवेश विद्यमान हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये कोई निकाय है, समझ गए बात मेरी, इस निकाय में ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Qn आवेश है। इस प्रकार इस निकाय में ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, मैंने n चार्ज ले लिए और हमें किसी एक बिंदु पर, सपोज मेरा ये पॉइंट है जिसका नाम बिंदु O मैंने रख दिया है, मुझे इस बिंदु O पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये सारा काम अध्यारोपण सिद्धांत से होता है। ये जब हमने विद्युत बल पढ़ा था तब भी हमने ऐसा टॉपिक पढ़ा था, अध्यारोपण सिद्धांत लागू किया।
और अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि परिणामी जो प्रभाव होता है वो अलग अलग जितने भी आवेश प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अगर बल की बात करें तो परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ऐसा टॉपिक विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, तो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। क्योंकि बेटा वो दोनों सदिश राशियां थी, विद्युत बल भी सदिश राशि थी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि थी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या निकालना है, विद्युत विभव की गणना करनी है, और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नंबर एक बात, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात यानी इसमें दिशा का कोई योग नहीं, दिशा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप इसका जब भी बाकी और सारी चीज़ सेम है, लेकिन जब इसका स्टेटमेंट लिखो तो उस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी बिंदु पर, जैसे मुझे इस बिंदु O पर विभव निकालना है, तो इस बिंदु O पर जो परिणामी विभव है वो अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विभवों के योग, बीजीय योग के बराबर कह दो, यानी सीधा योग होगा। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। बीजीय योग के बराबर होता है। सदिश योग आपको पता है, सदिश योग अलग होता है। सदिश योग में सदिश योग नियमों की पालना करनी पड़ती है और परिणामी निकाला जाता है, जो कि हमने कक्षा 11 के चैप्टर में पढ़ा भी था और लास्ट पहले चैप्टर में भी इसके बारे में अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ पर सीधा योग करना है। क्यों बेटा? क्योंकि हमें विभव की गणना करनी है और विभव में दिशा का कोई रोल नहीं है, इसलिए सदिश योग नियम की हमें पालना नहीं करनी है। समझ गए बात मेरी? तो हमारे पास ये बिंदु O है और ये चार्ज यहाँ पर पड़े हुए हैं, इस निकाय के भीतर ये चार्ज है, तो बिंदु O पर परिणामी विभव की गणना करनी है, ठीक है। चलिए, तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि बिंदु O पर जो परिणामी विभव है, जिसको मैं V से लिखूं, उस विभव का मान अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विभवों के योग, बीजीय योग के बराबर होता है। बस यही काम अपने को करना है। वहाँ जब हमने ये नियम पढ़ा था अध्यारोपण का, तो उसमें सदिश योग लिखा था, इसमें सीधा बीजीय योग हो जाएगा। यानी इस बिंदु O पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए क्या करोगे कि इस Q1 चार्ज द्वारा कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, और मैं कह देता हूं इस Q1 चार्ज की O से दूरी R1 है। दूसरा, इस Q2 चार्ज द्वारा कितना विभव उत्पन्न होता है, मैं कह देता हूं ये दूरी इससे R2 है। Q3 चार्ज द्वारा कितना विभव उत्पन्न होता है, इस दूरी को मैंने R3 नाम दे दिया। और Qn चार्ज द्वारा कितना विभव उत्पन्न होता है, ये जितने भी विभव ये चार्ज उत्पन्न करेंगे उन सभी के सदिश योग के बीजीय योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बहु आवेश, यानी अगर निकाय में अधिक आवेश हैं तो आपको कुल विभव अगर निकालना हो तो अलग अलग आवेशों के विभवों का योग कर देना, टोटल विभव आ जाएगा। बस वो देख लेना आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि विभव में पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। प्लस माइनस का यहाँ से कोई दिशा से ताल्लुकात मत रख लेना, क्योंकि दिशा का संबंध केवल सदिश राशियों के अंदर ही अपने को रखना है, ठीक है। चलिए, पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए आप लोग। मैं इसका एक डायग्राम आपको ये बनाना चाहो तो ये बना लूँ, बाकी और बड़ा चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो इस डायग्राम के अनुसार। चलो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाना। माना किसी निकाय में थोड़ा नोट कर लो बेटा फटाफट, ताकि मेरे को लिखना कम पड़े और जल्दी पॉइंट खत्म हो जाए। माना किसी निकाय में, माना ये निकाय बना दिया मैंने, किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn, ऐसे लिख देना, Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश विद्यमान है, Q1 आवेश विद्यमान है। हमें इन आवेशों के कारण किसी बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है। नोट कर लीजिए साथ साथ, हमें इन आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। बिंदु O की इन आवेशों से दूरी, ये पहला आवेश है, बिंदु O की इन आवेशों से दूरी, देखो पहले आवेश की दूरी, बिंदु O की इन आवेशों से दूरी क्रमशः R1, R2, R3 डैश डैश Rn है, ठीक है। सीधी दूरी लिखनी पड़ेगी, दिशा वगैरह कुछ मत लिख देना, क्योंकि अदिश राशि है विभव। तो पहले आवेश से दूरी कितनी है बिंदु O की, R1, देखो मैंने चित्र में दर्शा दी। दूसरे आवेश की बिंदु O से दूरी कितनी है बेटा, R2।
तीसरे आवेश की बिंदु O से दूरी कितनी है r3, चौथे आवेश की बिंदु O से दूरी r4 और nवें आवेश की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी rn हो जाएगी। समझ जाओगे? ठीक है, ये दूरी क्रमशः r1 r2 r3 डैश डैश क्या है rn है। लिख दिया होगा। एक निकाय में q1 q2 q3 डैश डैश qn आवेश विद्यमान है। हमें इन आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव की गणना करनी है और बिंदु O की इन आवेशों से दूरी क्रमशः r1 r2 r3 r4 डैश 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 rn है। ठीक है, अब एक लाइन लिखना, महत्वपूर्ण लाइन, इसके बारे में लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, वही बात कि निकाय के किसी, ऐसा लिखो, निकाय के किसी बिंदु पर निकाय के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजीय योग के तुल्य होता है। ठीक है, बीजीय योग समझ जाओगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, अर्थात यानी बिंदु O पर निकालना है, अर्थात बिंदु O पर परिणामी विद्युत विभव उसको V से लिख दूं और नियम क्या कह रहा है, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा, पहले आवेश द्वारा उत्पन्न विभव V1, दूसरे आवेश द्वारा उत्पन्न विभव V2, तीसरे आवेश द्वारा उत्पन्न विभव V3, चौथे आवेश द्वारा V4, इस प्रकार nवें आवेश द्वारा क्या आ जाएगा Vn हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखो। अब बताओ, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब इनकी वैल्यू रखना है मेरे को, बस और कुछ नहीं करना। V1 V2 V3, V1 क्या है, पहले आवेश द्वारा O पर उत्पन्न विभव, तो पहले आवेश का विभव ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। चेक करो सही लिखा है क्या मैंने, क्योंकि पहले आवेश की वैल्यू Q1 और बिंदु O से दूरी R1, तो इस आवेश द्वारा R1 दूरी पर यही विभव होगा। अभी मैंने आते आते क्लास स्टार्ट की तो पहले सूत्र ही लिखा था कि कोई आवेश R दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है, KQ/R। K का मतलब ये Q आवेश है, दूरी R1। दूसरे आवेश द्वारा उत्पन्न विभव बेटा ये हो जाएगा आवेश का मान Q2, दूरी कितनी है इससे R2। तीसरे आवेश द्वारा उत्पन्न विभव ये हो जाएगा Q3 R3 और ऐसे चलता जाएगा, चौथे द्वारा, पांचवें द्वारा, छठे द्वारा, और लास्ट में लिख देना nवें आवेश के कारण बिंदु O पर विभव ये हो जाएगा। इन सभी का योग कर दो प्लस माइनस वगैरह करके, क्योंकि धनात्मक आवेश तो धनात्मक विभव, ऋणात्मक आवेश तो ऋणात्मक विभव। ऐसी कंडीशन आगे भी आएगी अपने। अब इनका योग करेंगे ना तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमने नोट कर लिया ना, तो इसको समेशन बना दें, और तो क्या है समेशन रूप में लिख दें, V बराबर समेशन का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब में समान आ रहा है। चाहो तो समेशन से बाहर रख सकते हो इसको, बाकी सब में इक्वल आ रहा है। फिर देखो ऊपर Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3। ठीक है, मतलब ये चेंज हो रहा है 1 R1 2 2 3 3, ये चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह व्यापक रूप में ऐसा लिख दो QI RI। ठीक है बेटा, और I का मान 1 से लेकर कितना लिया मैंने N तक, ये इसका परिणामी विभव आ जाएगा, और व्यापक रूप में इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, और साथ साथ अगर आप ऐसे नोट करते रहोगे तो आपको किसी प्रकार के PDF वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब नोट्स बनाने के लिए कि कोई हम किसी चीज़ को कहीं से नोट्स अपने उपलब्ध करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं बेटा। साथ साथ पढ़ो, साथ साथ लिखते जाओ,
हैं। एक बार बोर्ड से देख कर लिख लो, उसके बाद में दोबारा मतलब जब आप पढ़ो तो उस दौरान एक बार रफ में नोट कर लो, उसके बाद दोबारा मेन कॉपी में भी नोट कर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक पर विचार करते हैं, ठीक है। ये इतना पूरा पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध करवाने वाला हूँ, जो कि आपको बुक के अंदर भी एक अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ मिल सकता है। बाकी है बहुत ईजी, एकदम सिंपल सा मेथड है, कोई ज़्यादा साधारण तरीके से करवा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। किसी तरीके से आप कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज की मेरी जो एक हेडिंग है वो ये है, विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, ठीक है। विभव और विद्युत क्षेत्र का रिलेशन स्थापित करना आपस में, बाकी वही टॉपिक है जो हमने पहले पढ़ा था। देखो एक बात बताओ, आपने ये क्यू आवेश लिया, जितने पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इस क्यू आवेश के कारण विभव उत्पन्न होता है ना। मान लो मैंने ये बिंदु O पर है, ठीक है, यहां एक बिंदु A है जो कि इससे R दूरी पर है। क्लियर? कितनी दूरी पर है? R पर। आप X भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो दूरी अपने दर्शाना चाहे वैसे। दूरी इसलिए नाम दे रहा हूं बिंदु A की, क्योंकि ये आप कहीं से भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ये पॉइंट इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी। विभव है, अदिश राशि, कहीं से भी लो। विभव की जो परिभाषा है वो परिभाषित यही करती है कि हमें काम करना पड़ेगा भाई, किसी परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तब। अब आपको मैं ये कह दूं कि यहां पर एक बिंदु B है और उस बिंदु B पर हमारा एक परीक्षण आवेश स्थित है Q0। ये क्या है अपना परीक्षण आवेश, ठीक है। क्या चीज है ये? परीक्षण आवेश। अब एक बात बताओ, इस आवेश का इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो बल कहां लगेगा? बाहर की ओर। और उस बल का मान होता है, उस बल के परिमाण को हम ऐसे लिख सकते हैं QE, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र भी कहां है? बाहर की ओर है, ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये विद्युत क्षेत्र भी कहां है बेटा? बाहर की ओर है। धनावेश का विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर ही होता है, और वैसे बाहर की ओर चारों तरफ ले सकते हैं, लेकिन बिंदु के अनुसार इधर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले चैप्टर में बार बार पढ़िए जी। अब आप कहते हो कि सर अगर मैं इस आवेश को Q0 को बिंदु B से A पर लाता हूं, यानी B से खिसकाकर इसको A पर ले आता हूं, B से A पर लाना है इधर, ये चीज ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। यानी जब मैं इस जो परीक्षण आवेश है उस परीक्षण आवेश को मैं बिंदु B से A ले आता हूं, तो मुझे इस विद्युत क्षेत्र के अपोजिट चलना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के अपोजिट कह दो या प्रतिकर्षण बल के अपोजिट कर दो, क्योंकि ये बात हमने कल की क्लास में पढ़ी थी कि इस आवेश पे धक्का कहां लग रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर धक्का लग रहा है तो इस आवेश को आप खुला छोड़ दो, तो ये जो चार्ज है ना Q, ये Q चार्ज इस Q0 को धक्का देकर दूर फेंक देगा, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है इसके ऊपर। ये भी धनावेश सर, ये भी धनावेश है। लेकिन जब इस पे धक्का लगेगा तो ये दूर जाएगा, स्पष्ट सी बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? इस धक्के के अपोजिट इस चार्ज को इधर खिसका रहे हो, इधर खिसका रहे हो। जब इस चार्ज को इधर खिसकाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कार्य जब करोगे तब हमें विभव की परिभाषा से, मतलब हम विभव को परिभाषित कर सकते हैं, वैज्ञानिक अर्थ ही। चलिए वही टॉपिक है सेम। पहले इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए बेटा, लैंग्वेज वही है, ठीक है। तो आप एक काम करो, मैं बोल रहा हूं या लिखना चाहो तो लिख लो फटाफट। माना बिंदु O पर कोई बिंदुवत आवेश, चित्र के देख कर लिख रहा हूं, जो भी मैंने बताया वही लिख रहा हूं। बिंदुवत आवेश प्लस Q स्थित है, इससे R दूरी पर अन्य बिंदु A स्थित है, ठीक है। कोई अन्य बिंदु है R दूरी पर A स्थित है। आई बात सुनने। तथा माना
किसी बिंदु B पर, अब इस बिंदु B के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, किसी बिंदु B पर कहीं पर भी हो सकता है, इसके पास में भी हो सकता है, इससे दूर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु कहीं पर हो सकता है। किसी बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 विद्यमान है, ये बात हमने पहले लिखी है। इस परीक्षण आवेश पर बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल कार्यरत है, अतः यदि इस आवेश Q0 को, समझ जाओगे, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित किया जाता है तो कार्य करना पड़ता है, क्योंकि बेटा धक्का कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये धक्का बाहर की ओर लगेगा और हम अगर इसको इसके अपोजिट विस्थापित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। चलिए मैं कह देता हूं कि मैंने इस चार्ज को हिम्मत करके, काम करके बिंदु B से A तक ले आया, और सपोज बिंदु B से A तक ये जो मैंने विस्थापन किया है ना, इसका जो भी प्रतिस्थापन किया है, ये dr दूरी है। कितनी दूरी है, dr दूरी, यानी मैंने इस चार्ज को बिंदु B से A तक dr दूरी तक विस्थापित कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं, अतः माना Q0 आवेश को dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। अब देखो बेटा, इस कार्य को मैं ऐसे लिख सकता हूं WAB, क्योंकि A से B के बीच में कार्य हो रहा है। आई बात समझ में। रही बात बल की, बल को F से लिख दिया, बल की वैल्यू पता है, और विस्थापन कितना है, dr, ठीक है। वैसे तो अगर इसको सोल्व करें तो कार्य का सूत्र होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल होता है, तो यहां पर थीटा की बात करें ना, वैसे नियम से लिखें ना तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैं बताता हूं, F डॉट dr बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल किए गए कार्य के बराबर होता है। जब इसको सोल्व करके लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं, F dr कोस थीटा। कोस थीटा क्या चीज है, F और dr के बीच का कोण। यहां थीटा F वेक्टर व dr वेक्टर के बीच का कोण है, वैसे डिटेल से बता देता हूं। और यहां थीटा की वैल्यू बेटा 180 डिग्री है। कितनी है इसकी वैल्यू, 180। रीजन, बल कहां लग रहा है, बाहर की ओर। विस्थापन कहां हो रहा है, अपोजिट। धक्का इधर, विस्थापन इसके अपोजिट, तो बल बाहर, विस्थापन इधर। बल की दिशा ये, विस्थापन की दिशा ये, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, एक सरल रेखा पर आ गए ना। ये बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। और ये सूत्र हो जाता है फिर WAB बराबर F dr कोस 180, और कोस 180 का मान -1 होता है, इसलिए आप इसको ये लिख सकते हो, WAB बराबर F dr लिख सकते हो। और मैंने जब कल क्लास में ये काम करवाया था तो मैंने डायरेक्ट बता दी थी ये बात कि किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि जब कोई कार्य बल के विरुद्ध किया जाता है तो उसको नेगेटिव ले सकते हो, और वो नेगेटिव आता कैसे रियल में, वो ये प्रोसेस है। तो ये चीज़ अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और नहीं भी लिखते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये स्टेप लिख सकते हो कि किया गया कार्य, डायरेक्ट ये स्टेप भी आप लिख सकते हो, और माइनस चिन्ह के बारे में ऐसा लिख सकते हो
सकते हो कि इसका विस्थापन बल के अपोजिट हुआ है, इसलिए माइनस का चिन्ह है। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। अभी देखो ये जो संबंध आया है, हमें विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका। चलिए बेटा, जब भी आपको ऐसा लगे कि अपने साथ साथ लिखते हैं कई बार बच्चे, तो पहले आप समझ लो टॉपिक को, ठीक है, उसके बाद में साथ साथ नोट कर लिया अगर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं, चूंकि एफ का मान तो सर क्यू नोट ही है, एफ बराबर क्या है, क्यू नोट ही है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी क्यों लिखा है समझ गए ना, क्योंकि ए से बी के बीच में कार्य ही है, तो माइनस क्यू नोट ई गुणा डी आर, ठीक है। और डब्ल्यू ए बी के कार्य में परीक्षण आवेश का भाग लगा दो, तो ये बन गया डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। और विभव की परिभाषा क्या कहती है, विभव या विभवांतर कह दो, विभवांतर की परिभाषा से, सर विभवांतर का नाम क्यों लिया है, क्योंकि दो बिंदु है ना, ए और बी, तो दो बिंदु के बीच विस्थापन ले रहे हैं, तो विभवांतर की परिभाषा कहती है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल होता है डब्ल्यू बटे क्यू नोट, और ये डब्ल्यू किस किस के बीच में होता है, ए और बी के बीच में, ये चीज़ हमने पढ़ी। इसका मतलब ये विभवांतर है, ये क्या चीज़ है, विभवांतर है। किन दो बिंदुओं के बीच में, ए और बी के बीच में विभवांतर है, कितना आ गया, ई डॉट डी आर, ठीक है। यही हमें निकालना है, विभव या विभवांतर के बीच में रिलेशन हो गया। और ये विभवांतर है ना, इसको मैं, ये विभवांतर कितने विस्थापन के लिए, डी आर विस्थापन के लिए, तो इसको मैं डी वी लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि यहाँ जो अंतर हो रहा है ना, वी ए माइनस वी बी, ये विभव में अंतर है, इसलिए इसको डी वी लिख सकते हैं, इज इक्वल आ जाएगा माइनस का ई डॉट डी आर, और आप चाहो तो इस रिलेशन को ये लिख सकते हो, ई बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों के अपने को जवाब मिलेंगे, काफ़ी जगह ये सूत्र काम में आएगा, ठीक है। ये डी वी बटे डी आर, आर क्या है, विस्थापन, ठीक है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, वी क्या है, विभव में परिवर्तन, और बराबर में क्या आ रहा है, ई यानी विद्युत क्षेत्र के बराबर आ रहा है। तो इससे एक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलता है, वो क्या निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं लिखाऊंगा, नोट करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एफ की जगह क्यू नोट ई लिख दिया और क्यू नोट का यहाँ भाग लगाया, तो ये विभव या विभवांतर की परिभाषा होती है। अगर आवेश अनंत से लाते हैं तो इसको विभव लिख देते हैं, और अगर दो बिंदुओं के बीच में चल रहा है, अभी फिलहाल दो बिंदुओं के बीच बात चल रही है, तो इसलिए इसको विभवांतर लिखा जा सकता है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। और वी ए माइनस वी बी को आप डी वी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये विभव अंतर, जब भी अंतर लिखते हैं ना तो डी वी या डेल वी लिखते हैं, तो ये डी वी बराबर ई डॉट डी आर, और ये चीज़ आ जाएगी ई बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इस चीज़ का, ये चित्र एक बार मैं रखूंगा यहाँ पर। चलो बेटा, अब मैं ये सूत्र एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ रिजल्ट आया E बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर, आया ना रिजल्ट यहाँ से। देखो यहाँ एक तो ये चीज़ देखो, डी वी बटे डी आर का मतलब क्या है, डी वी का मतलब देखो, आपने अवकलन पढ़ा है, तो वहाँ से अवकलन वाला मैटर भी आता है यहाँ पर, कि विभव में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, dv बटे डी आर का मतलब क्या है, विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन, और गणित में इस चीज को विभव प्रवणता भी कहते हैं। अगर इस प्रकार किसी राशि में परिवर्तन होता हुआ हो तो उसको प्रवणता शब्द से यूज में लिया जाता है, गणित में ये चीज पढ़ते हैं भी अपने। तो ये dv बटे डी आर प्रवणता हो गई, तो यहां से माइनस dv बटे डी आर आ रहा है, तो इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां से एक रिजल्ट निकलेगा, अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होता है। समझ गए बात मेरी? विभव प्रवणता क्या चीज है? dV बटे dr विभव प्रवणता है, और ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य माइनस dV बटे dr विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ गई। ये चीज कई बार सिद्ध करवा ली जाती है कि सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होती है। ठीक है। दूसरी बात, यहां से मैं एक रिजल्ट ये भी निकालूंगा बेटा, इससे एक संबंध ये भी निकलता है कि विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा में हम चलें, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन होने पर देखो, अगर आप ये विस्थापन, अभी फिलहाल हमने विद्युत क्षेत्र के अपोजिट विस्थापन किया है। विद्युत क्षेत्र कहाँ है? बाहर की ओर। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन करवाते हो, इधर जाते हो इसकी दिशा में, तो इसका मतलब यह है होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी होती है बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होती है? कमी होती है। अगर आप दूरी के सापेक्ष अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित तो करवाओगे, इसकी दिशा में चलते जाओ, तो वही बात है, dr दूरी विस्थापन है, यह विस्थापन हमने अपोजिट करवाया था, इस चित्र के अनुसार विपरीत दिशा में विस्थापन करवाया। अगर मैं इसकी दिशा में विस्थापन करवा दूं, इसकी दिशा में विस्थापन करवाऊंगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो विस्थापन इसकी दिशा में होगा, तो बढ़ता जाएगा विस्थापन, और विद्युत क्षेत्र जब दूरी बढ़ती है तो इसकी तीव्रता में भी कमी होती है और विभव भी घटता है। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा जी, एक बात ये भी अब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये तो हमने जो संबंध स्थापित किया है, ये तो एक छोटे से विस्थापन के लिए संबंध स्थापित किया है। अगर पूरे बड़े संबंध की बात करें, एक बार मैं इस संबंध को दोबारा ऐसे लिख रहा हूँ, dV बराबर माइनस EdR। ठीक है, अगर मैं इसका समाकलन कर दूं, समाकलन करने पर क्या करने पर? समाकलन करने पर, तो समाकलन करूंगा तो यहां आ जाएगा dV और यहां आ जाएगा EdR। अब देखो समाकलन में क्या होता है, ये तो थोड़ा सा विस्थापन था dr। अगर आप यहाँ बिंदु B से A तक आ रहे हो, तो अभी फिलहाल ये जो विस्थापन हमने पढ़ा है, ये तो थोड़े से विस्थापन के लिए पढ़ा है। अगर आप बड़े पैमाने के लिए अगर रिजल्ट निकालना चाहो, तो बड़े पैमाने के लिए विभवांतर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनेगा, और वो बन जाएगा V बराबर आ जाएगा माइनस E.dr। यहाँ पर जो भी रिजल्ट है उसका समाकलन कर देना। अब कहाँ से कहाँ तक करना है? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है वो डिपेंड कर रहा है कि आप बिंदु B को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो। अभी फिलहाल B से A तक ला रहे हो, तो B से A तक ही ऐसे लिख देना, B से A। ठीक है, B से A विभवांतर पढ़ रहे हैं तो B से A लिख दिया। अभी ये B पॉइंट कहीं पर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिमिट लग जाती है और टोटल विभव आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि बिंदु B अनंत पर है, बिंदु B कहाँ है? अनंत पर है, तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हो, अनंत से A EdR लिख सकते हो क्या? अनंत से A EdR। जब बिंदु B कहाँ हो, मैंने कह दिया अनंत पर है, तो अनंत से A EdR। फिर दूसरी बात ये भी बताओ मेरे को यहाँ पर कि बिंदु B कितनी दूरी तक है? बिंदु B अनंत पर है, सॉरी, लेकिन A R दूरी तक है। A कहाँ तक है? R दूरी तक। तो A की जगह R लिखो तो ऐसा भी हो सकता है, अनंत से R EdR। समझ गई बात मेरी? क्योंकि अनंत से R दूरी तक, अनंत से R दूरी तक, अनंत से बिंदु A तक, अनंत से R दूरी तक, अनंत से बिंदु A तक, टोटल विभव ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग।
तो इस प्रकार हम ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा धूप आ गई कमरे में, हो सकता है थोड़ा फोकस पड़े, तो आप थोड़ा सेट कर लेना बेटा। भी दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से ये। तो अभी देखो यहाँ से क्या हुआ कि अनंत से अगर हम इस बिंदु को लेके आए, कहाँ से लेके आए, अनंत से, तो ये बिंदु बी अगर अनंत पे चला जाए तो अनंत से ए तक या अनंत से आर तक ये संबंध स्थापित हो जाएगा। अब ये रिलेशन यहाँ आ चुका है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको नोट करवा देना चाहूँगा। हो सके तो शायद आपको ये किताब के अंदर मिल भी सकते हैं और हो सके शायद किताब के अंदर आपको ना भी मिले, लेकिन आपको याद रखना है। कई बार एक तो इसका सदिश रूप पूछ लिया जाता है, सदिश रूप में अगर इसको लिखना हो, ठीक है, किस रूप में लिखना हो, सदिश रूप में, तो कैसे लिखेंगे। अब देखो सर सदिश रूप में कैसे बनेगा, विभव तो अदिश राशि है, लेकिन इसको सदिश रूप में कैसे लिखें। तो देखो ध्यान देना, अभी आपने समाकलन रूप ये पढ़ा है इसका, v बराबर माइनस अनंत से लेकर r ई डी आर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब देखो फिलहाल डी आर एक विस्थापन माने अगर छोटा सा, ई विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और डी आर एक अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी को विस्थापन मान सकते हैं, आपको पता है। तो आप एक बात बताओ, ऐसा क्या करें कि ये अगर इन दोनों को सदिश मान लें तो ऐसा इनके बीच में क्या संबंध बनाए कि एक अदिश राशि प्राप्त हो जाए। और ऐसा तभी संभव होता है, जब मैंने शुरुआत वाली क्लासों में आपको करवाया था कि जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा कराया जाता है तो ऐसा संभव है। मतलब इस ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवा दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए बात मेरी, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवा दो, ये चीज़ आ जाएगी। और इस प्रकार आप इसका सदिश रूप ये भी लिख सकते हो बेटा। अब इसका एक प्रश्न भी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मतलब हम पढ़ते थे उस दौरान सर ने हमें करवाया भी था, और जो अपने लास्ट ईयर जो आरबीएससी जो चल रही थी उसके अंदर भी किताब में ये प्रश्न था, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर ये प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं करवाऊंगा बेटा वो प्रश्न भी, आप अच्छी तरीके से उसको कवर करना। फिर एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, नोट के अंदर ये बात याद रखना, ये पहला पॉइंट हो गया नोट के अंदर। यहाँ एक रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, ये तो सदिश रूप एक स्पेशल कंडीशन है, इसको आप लेके सॉल्व कर सकते हो, बाकी इसी से हल कर सकते हो। देखो यहाँ एक चीज़ आ रही है, ई डॉट डी आर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ई डॉट डी आर, और ये समाकलन की सीमा होती है। ये जो पद है ना ई डॉट डी आर या ई डी आर, फिलहाल मैं इसको नॉर्मल रूप में लिख रहा हूँ, सदिश रूप में नहीं लिख रहा, इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं, रेखा समाकलन। यानी जब किसी भौतिक राशि का दूरी के सापेक्ष या एक विमीय कोई राशि है, जैसे डी आर एक रेखीय दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये कहलाता है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो स्पष्ट है, क्या लिख सकते हैं हम इससे, स्पष्ट है कि विद्युत विभव का मान, देखो ध्यान देना इस पॉइंट के ऊपर, विद्युत विभव का मान, वी है ना, विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, रेखा समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, ऋणात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रखना। बाकी इसका एक कई बार न्यूमेरिकल आता है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे बनते हैं इसके, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता कि आपको किताब में कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। और इसका दो रूप मैंने बना दिए, एक तो रूप ये था इसका शुरुआत वाला, माइनस का डी वी बट्टे डी आर रूप बना दिया था मैंने इसका, और इसी को सोल्व करके मैंने ये रूप बना दिया माइनस ई डी आर, और ये लिमिट्स डालनी है बस समाकलन की। माइनस ई डी आर है टोटल पूरे पृष्ठ के लिए, जैसे अनंत से लेकर मैंने आर तक ले लिया। अब कहाँ से कहाँ तक आना है आपको, वो आप पे डिपेंड करना है, जहाँ से चले हो जहाँ तक आना है, अनंत से आर तक आना है। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। इस सूत्र का उपयोग करके आप लोग मतलब अलग अलग कई प्रकार की वस्तुएं उनके लिए आप
विद्युत विभव की गणना कर सकते हो। जैसे अपनी बुक के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है गोलीय कोष के लिए विद्युत, आपको सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखना है, बाकी आप गोलीय कोष के लिए विद्युत विभव की गणना कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए पहले मैं एक प्रश्न लिखाता हूँ आपको। वो प्रश्न हालांकि मैंने पहले वाले चैप्टर में ही छोड़ दिया था और आज की इस क्लास के अंदर वो एक छोटा सा प्रश्न करवा देता हूँ क्योंकि वो प्रश्न इसी संबंध पर है। अच्छा, और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, अभी मेरे दिमाग में आ गई वो बात भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? अभी फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आपकी जुबान पर आ जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आपको याद है, आपने अच्छी तरीके से क्लासें अटेम्प्ट की है, तो मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक और भी लिखाया था बेटा, उसका नाम था वोल्ट प्रति मीटर। वो मात्रक यहीं से आता है। देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके बराबर है? डीवी मतलब विभवांतर है, लेकिन विभवांतर का मात्रक भी तो वोल्ट होता है, और डीआर मतलब दूरी विस्थापन है, तो उसका मात्रक मीटर होता है। तो देखो वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक बन रहा है, तो वोल्ट प्रति मीटर मात्रक यहीं से बनता है। इसलिए मैंने पहले चैप्टर में आपको ये कहा था कि जब अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक लिखाए थे, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये दो मात्रक मैंने अलग अलग बताए थे और ये कहा था कि वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक है वो कैसे आएगा, वो इस संबंध से आता है। फिर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले चैप्टर के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका फटाफट। हो गया? चलिए, पहले चैप्टर में एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, बस इस प्रश्न को मैं यहीं पे विराम दूंगा, बाकी एक प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट क्लास से इसको सोल्व करेंगे। पहले चैप्टर में एक बात बताई थी कि हमने चालक गोले के बारे में पढ़ा था कि चालक गोले को जब भी आवेश दिया जाता है तो उसकी सतह पर क्यों आ जाता है। ठीक है, चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है, ये चालक गोला है, तो वो आवेश उसकी सतह पर क्यों आ जाता है, ये एक प्रश्न बनता है। चालक गोले को दिया गया आवेश उसकी सतह पर क्यों आ जाता है, लिख लो प्रश्न, क्वेश्चन बना लो एक, चालक गोले को दिया हुआ आवेश उसकी सतह पर क्यों आ जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे हम सिद्ध भी करेंगे ये बात। देखो बेटा, इसका आंसर क्या होता है, चालक गोला जो होता है ना वो एकदम इक्वल पोटेंशियल पर रहता है, समान विभव पर रहता है। ठीक है, कैसे रहता है वो अभी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे भी। ठीक है, जब इसको आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो गोले के अंदर आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि कहीं पर उच्च विभव हो जाता है तो कहीं पर निम्न विभव हो जाता है। और आवेश के जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो आपको पता है, ये चीज़ भी आप जानते हो कि आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, ये प्रवाह तभी होता है कि उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही आवेश दिया जाता है, जैसे मान लो इस गोले को आवेश दिया, तो आवेश देने से क्या होता है कि इस चालक गोले के अंदर एक क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्षणिक विद्युत क्षेत्र, हल्का सा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है आवेश देने से, क्योंकि नया आवेश अपना प्रभाव तो दिखाएगा। तो आवेश के कारण जब इसको आवेश दोगे, सपोज मैंने इसको Q चार्ज है, इस पर थोड़ा सा एक चार्ज, जैसे मैंने कह दिया Q डैश आवेश मैंने इसको दे दिया, एक एग्जांपल मान के चलो आप लोग। तो जैसे ये Q डैश आवेश इसको दिया जाता है तो इसके भीतर एक क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षणिक विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो आवेश है वो गति करने लगते हैं इसके भीतर, और ये गति उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं, क्योंकि आवेश हमेशा गति क्या करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश गति करेगा। और ये गति तब तक करेगा जब तक चालक में विभव का मान समान नहीं हो जाता। विभव समान होने के बाद में जब पोटेंशियल समान हो गया, यानी V समान यानी नियत हो जाता है, तो आवेश की गति रुक जाती है। बेटा ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये बात आपको पाठ शुरू करवाया था तब भी बताई थी कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक आवेश का मान समान नहीं हो जाता। जैसे ही विभव का मान समान नहीं हो जाता, तो इस क्षणिक विद्युत क्षेत्र के कारण, ये विद्युत क्षेत्र आया कहाँ से, थोड़े से टाइम के लिए आया है, क्योंकि बाद में जीरो हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। यह हल्का सा विद्युत क्षेत्र इस वजह से आया है क्योंकि जो हमने नया चार्ज इसके अंदर दिया है ना, वो चार्ज अंदर जाते ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, जीरो होता है। ये पहले चैप्टर में हमने क्लियर कर लिया है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो सर ये कहाँ से आया, तो जो हमने हल्का सा आवेश दिया है उसकी वजह से इसके अंदर क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर
तब तक गति करते हैं जब तक विभव नियत नहीं हो जाता। और जब v नियत हो जाता है तो हमारे पास एक संबंध है E बराबर माइनस dv बटे डी आर। अभी अभी पढ़ा है E बराबर माइनस dv बटे डी आर। अभी आप क्या कह रहे हो कि सर v हो चुका है नियत, v क्या हो चुका है नियत, v नियत हो गया। और नियत राशि का जब भी अवकलन किया जाता है तो नियत राशि का अवकलन हमेशा 0 आता है। तो नियत राशि है कांस्टेंट हो गया, v विभव नियत हो गया, नियत होते ही इसका अवकलन 0 हो गया, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। यानी ये जो क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसका मान आगे चलकर 0 हो गया। अब ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ था, उस आवेश के कारण। इसका मतलब वो जो आवेश था जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, अब वो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया तो फिर वो आवेश क्या खत्म हो गया। विद्युत क्षेत्र 0 होने का मतलब क्या आवेश नष्ट हो गया, तो आवेश नष्ट होता ही नहीं है, तो फिर वो आवेश गया कहाँ। तो बेटा वो आवेश अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो चुका है, तो फिर वो आवेश ऐसा तो है नहीं कि इसको छोड़कर भाग गए, नहीं, वो आवेश फिर अंदर तो ठहरेगा नहीं, फिर वो आवेश इसकी सतह पर आ जाता है। यही कारण है कि जब चालक को आवेश दिया जाता है, कोई भी अतिरिक्त आवेश उसको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। इसका आंसर लिखें आप लोग, वही चीज़ है जो अभी बताई है वो मैं लिखा रहा हूँ, लिख लेना। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के भीतर एक क्षणिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चालक में उपस्थित आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ये तब तक गति करते हैं जब तक उस चालक के भीतर विभव नियत नहीं हो जाता। जैसे ही विभव नियत होता है फिर ये संबंध लिखना v नियत, तो इस सूत्र से E0 अर्थात चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया। अतः चालक का जो आवेश था, चालक को दिया गया जो आवेश था, वो आवेश अंदर तो ठहरेगा नहीं क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, इसलिए दिया गया आवेश उसकी सतह पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक प्रश्न और करवाऊंगा, इसी रिलेशन पर है, वो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के चलना, बाकी पढ़ लेना। ऐसा मत सोचना कि सर ये एक्स्ट्रा है तो करें कि नहीं करें। जितना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के ऊपर क्लास के अंदर, वो सारे आपको पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अच्छे तरीके से नोट्स बना कर इनको तैयार करना। धन्यवाद।